बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ एक और एपिसोड में आप सभी सुनने वालों को खुशामदीद। जनाब, बहुत सारी बातचीत हुई अब तक इस चैनल में। कुछ आपका फ़ीडबैक भी काबिल एहतराम है। आप ज़रूर हमें फ़ीडबैक दिया कीजिए। कोई आपके पास सवालात हैं तो वो भी आप करें, हम कोशिश करेंगे कि उनको एड्रेस करें। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवालात होते हैं और कुछ ना कुछ गुत्थी जहनों में होती है। हो सकता है उसकी वजह से मैं आपके किसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए मुताला करूं, कहीं ढूंढूं, कहीं देखूं, तो मेरे भी इल्म में इजाफा हो। तो आप लोग ज़रूर अपनी पार्टिसिपेशन हर तरह से रखा कीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब आपने किया हुआ है और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर कीजिए। इस तरह से हमें थोड़ा सा ज़रा इनकरेजमेंट मिलती है कि मज़ीद अच्छा किया जाए। अदरवाइज़ कुछ तो दोस्त अहबाब अब कहते हैं कि यार जो नॉर्मल कंटेंट बाकी लोग कर रहे हैं उस तरह का कंटेंट करें, जो लोगों में बात फैलाई जा सकती है। अगर आपको लाइक्स और शेयर्स और ये सब कुछ चाहिए, कमाई चाहिए इनफैक्ट, तो फिर आपको वही बोलना होगा जो लोग बोलते हैं और आपको वही सुनाना होगा जो लोग सुनना चाहते हैं। तो हम जिस स्कूल ऑफ थॉट के लोग हैं, हम तो ये कहते हैं कि जो हम सुनाना चाहते हैं वो लोग सुने और जो हम दिखाना चाहते हैं वो लोग देखें, क्योंकि हम कभी भी वो पूरा नहीं कर सकते जो कि लोग देखना चाहते हैं या लोग सुनना चाहते हैं। बहरहाल जी, आजकल बहुत ज़्यादा इधर उधर से मैं सुन रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है मुख्तलिफ सोशल प्लेटफॉर्म पर, और हम अपने अज़ली दुश्मन इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करने लगे हैं सिर्फ इसलिए कि हम खुद को डीमोटिवेट करना चाहते हैं। तो आज ज़रा इसी पर बात कर लेते हैं कि क्या वाकई भारत जो है वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। मैं वो वाला काम नहीं करूँगा वो जो दूध के डब्बे वाले करते हैं कि जी अपनी प्रोडक्ट को की प्रमोशन के लिए वो दूसरी प्रोडक्ट की बुराई करना। वो गवाले का दूध ऐसा है, मक्खियाँ मंडला रही हैं, गंदा होता है। वो अपने दूध के फ़वाइद नहीं बताते, वो उस दूध की बुराइयाँ बता रहे होते हैं। तो मैं वो वाला काम नहीं करूँगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें यकीनन भारत में बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी वजूहात भी तो है ना। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा एज सच कोई कंपैरिजन नहीं बनता भारत से किसी भी लिहाज से। हम बहुत छोटे से हैं, भारत काफ़ी बड़ा मुल्क है और इसको एडमिट करें, इसमें कोई छोटा नहीं हो जाएगा ये मान कर के वाकई भारत बड़ा मुल्क है, बड़ी मार्केट है। अभी रिसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा लोग बिलबिला उठे कि जी देखें सऊदी वली अहद जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आए और वो भारत चले गए और ये भारत की फ़ॉरेन जो पॉलिसी है उसकी बहुत बड़ी फतह है, वगैरह 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 वगैरह। G20 उन्होंने करवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सऊदी अरब या अरब ममालिक या हमारे दोस्त ममालिक वहाँ गए। इसमें देखें पाकिस्तान में इस वक्त कोई स्टेबल गवर्नमेंट तो है नहीं, इंटरिम गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स के मुताबिक अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट होती जो स्टेबल होती तो फिर वो एक्सपेक्टेड था कि वो यकीनन आ सकते थे। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट को कोई भी दुनिया में इतनी अहमियत नहीं देता, इसीलिए सब कह रहे हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन होने चाहिए और बिल्कुल होने चाहिए इलेक्शन। बिसाइड इसके कि खान साहब की वाज़े हमें नज़र आ रही है कि जी उनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो सो व्हाट, आप अपने निज़ाम को तो नहीं लपेट सकते ना। इसलिए अगर आवाम की आवाज़ है तो उनको उस आवाज़ तक पहुंचाया भी तो गया है ना। तो अपने निज़ाम को इसमें नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो होना चाहिए। तो सऊदी या जो दोस्त ममालिक के सरबराहान गए भारत, उसकी वजह मैंने आपको एड्रेस की। ये कोई ऐसी बात नहीं है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स में ऐसा होता है। आपको मैं चलें एक नॉलेज के लिए बात बताता हूँ। 2013 से 2018 तक पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था, और जब तक नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म रहे तो उन्होंने वो ख़ुद ही फॉरेन मिनिस्टर भी थे। तो पाकिस्तान की ये जो वज़राए ख़ारजा का इजलास होता था वहाँ पर पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस नहीं होती थी, क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो वज़ीर ख़ारजा के तौर पर वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करता, उनका ओहदा बड़ा है। तो ये प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है। या कोई सेक्रेटरी लेवल या कोई पार्ट टाइम वज़ीर वो भी नहीं कर सकता, प्रॉपर वज़ीर ख़ारजा चाहिए होता है। उसका नुकसान भी हुआ पाकिस्तान को, लेकिन ये वजह है। तो इसलिए ये कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। दूसरा ये कि इंडिया के बहुत सारे इंटरेस्ट इस रीजन में अपनी अथॉरिटी को कायम रखने के लिए
वाज़े तौर पर इंडिया अमेरिका के सामने, अमेरिका जो है वो खुलकर सामने नहीं इंडिया को सपोर्ट कर रहा, लेकिन ये बड़ी अकल में आने वाली बात है। मैंने पहले भी जिक्र किया, इसको समझिए या मुझे समझाइए अगर मैं गलत हूँ, कि ये रीजन जो है इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये ख़ित्ता इम्पॉर्टेंट हो चुका है। इंडिया, अमेरिका को इसी रीजन से थ्रेट फील हो रहा है, उसके सुपर पावर को। रशिया, चाइना, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान, ये सब मिलकर एक ब्लॉक बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अभी पेंडुलम की तरह से कभी इधर है कभी उधर है। ये बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान को। 2016-17 वगैरह तक ये CPEC की वजह से हमारा झुकाव बहुत हद तक वाज़े तौर पर हमें नज़र आता था कि वो चाइना की तरफ है, और फिर उसके बाद CPEC की रफ्तार भी स्लो हुई, और अब उस पर लोग जो हैं वो यकीनन बुरा मना जाते हैं, उनको लगता है खान साहब की बुराई हो रही है। अब मजबूरी है, बात तो करनी पड़ती है ना, इसमें किसी की बुराई और किसी की अच्छाई की बात नहीं है, फैक्ट्स को सामने लेकर आना पड़ता है। मैं खुद चूँकि चाइना रेडियो पर उन दिनों में काम कर रहा था, तो बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं आपके सामने लेकर आते, क्योंकि इस वजह से भी कि दौर ऐसा आ गया है कि बहुत कुछ जानने वाले बहुत खामोश रहने की कोशिश करते हैं। मैं खुदा ना खास्ता ऐसी कोई दावा नहीं है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आती हैं, नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन पहुँचती है, तो वो शेयर नहीं होती है, और बस इतनी ही बात है। तो इस वजह से अमेरिका के बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इंडिया के अंदर। इंडिया क्या वाकई तरक्की कर रहा है, इस पर बात कर लें। कोविड-19 के दौर में जिस तरह बुरी तरह से हिट हुआ था इंडिया, और फिर वहाँ पर जो कुछ हालात नज़र आए, इतनी बड़ी अमवात में डेथ्स हुई कि BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक डेली के कम अज़ कम भी 15,000 के करीब लोग मर रहे थे। 5,000 रिपोर्ट कर रहे थे इंडिया, लेकिन CNN और BBC दोनों की ये रिपोर्ट थी कि जो रिपोर्ट हो रहा है उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा अमवात डेली की हो रही हैं। तो वो आपको उनका निज़ाम बताने के लिए काफ़ी है कि वो किस हद तक उसको कर रहे थे। अब लोग कहेंगे जी वो तो अच्छा, एक और बात है, जब हम उनको कहते हैं ना कि जी इंडिया का इंतज़ाम इतना अच्छा नहीं है जितना कि वो पेश कर रहे हैं, तो लोग बजाय इसके कि वो पाकिस्तानियत दिखाएं, पाकिस्तानी बने, वो भारतीय नागरिक बनकर हमसे बात करना शुरू कर देते हैं। वो उनको डिफेंड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की अच्छाई आजकल उन्हें मतलूब ही नहीं है। ये इतना बड़ा डेंजरस काम शुरू हो गया है कि बस अल्लाह हमें आप और आपको अक्ल सलीम अता फरमाए। हम जिस शाख पर बैठे हैं उसी को काटने पर लगे हुए हैं। अल्लाह ना करे अगर ये शाख कट गई तो दुनिया में हमारी 7 नस्लें ज़लील व ख़ार हो जाएंगी, और इसकी किसी को फ़िक्र ही नहीं है। और यही बात है जो हम कहते हैं ना कि जी यहाँ लोगों को नस्लों की कोई फ़िक्र ही नहीं है, तो ये भी उसकी एक इंडिकेशन है कि नस्लों की तो कोई फ़िक्र ही नहीं है। हमें नस्लों की फ़िक्र होती तो कम अज़ कम पाकिस्तान को बुरा ना कहते, पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करने की कोशिश करते। आजकल लोग ये भी कह रहे हैं जी भाग रहे हैं लोग, जा रहे हैं लोग। इस पर भी एक दिन प्रोग्राम करूँगा कि जहाँ भाग रहे हैं या जहाँ जा रहे हैं वहाँ कौन सी ज़िंदगी और लाइफस्टाइल गुजारेंगे, और यहाँ क्या लाइफस्टाइल और ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस पर बात करूँगा मैं। फ़िलहाल मैं आपको बताऊँ कि हम पर यह इम्पेक्ट क्यों है कि इंडिया कोई बहुत अच्छा हो गया है और हम बड़े बुरे हो गए हैं। उसकी एक मेन रीज़न तो ये है कि उन्होंने हर फिल्म में अपनी, जो पाकिस्तान में हर घर में देखी जाती है, उनकी हर फिल्म में 2 एलिमेंट आप देखिए, गौर करिए, ज़रूर होते हैं। एक उनका मज़हब, एक उनका मेरा देश महान या मेरा भारत, मेरा उस पर फ़ख्र। इसकी वजह से हमें तो उन्होंने डिग्रेड कर दिया। मतलब आप कील पर हथौड़ा मारते रहें मारते रहें मारते रहें तो वो ऑब्वियसली उस पर असर होता है। तो ये जो एक उनकी भारतीय सोच का एक ये जो मुसलसल हैमरिंग है, हथौड़ा बरसाना है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो हमने ज़हनी तौर पर कबूल करना शुरू कर दिया कि वाकई वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। मैं 1992 में भी भारत गया और काफ़ी एरिया कवर किया, और मैं 2008 में भी भारत गया और काफ़ी एरिया कवर किया। फ़र्क है 1992 और 2008 के भारत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो नज़र आता है। एक मैं आपको बताऊं, हिंद यात्रा अगर आप पढ़ें, मुमताज़ मुफ्ती की किताब है,
तो वो आपकी नॉलेज में बड़े इजाफे का सबब बनेगी। हिंदुस्तान के बारे में, वो हिंद यात्रा से यही मुराद है कि सयाहत की उन्होंने हिंदुस्तान की, उसका उन्होंने सफ़रनामा एक तरह का तहरीर किया है। तो उसको पढ़िए कभी वक्त मिले तो, आपको पाकिस्तान और इंडिया का फ़र्क नज़र आएगा। उसमें एक मैं आपको जगह बताता हूँ कि एक अमृतसर या कहीं का बाज़ार था, बड़ा मसरूफ़ बाज़ार था। तो वो वहाँ से गुज़र रहे थे, तो एक सिख खातून ने उनको आवाज़ दी, बुलाया, और उन्होंने अपनी पंजाबी में कहा कि तुम पाकिस्तान से आए हो। तो इनको बड़ी हैरत हुई, इन्होंने कहा आपको कैसे पता? तो वो हंसने लगी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ इस बाज़ार में खड़े हो जाओ, जो पाकिस्तानी गुजरेगा मैं बता दूंगी कि ये पाकिस्तानी है। तो उन्होंने कहा इसकी क्या वजह है, कैसे? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के चेहरे पर ना एक बशाशत होती है, खुशी होती है, जो हिंदुस्तान के जो रहने वाले हैं उनके चेहरों पर नज़र नहीं आती, बेरौनकी होती है उनके चेहरों पर। ये चीज़ बहुत हद तक 2008 में मुझे कम महसूस हुई, 1992 में थी। दूसरी, अब ये एक फ़ख्र वाली बात है, तफाखुर, उनके अंदर ये बात ठूंस दी गई है कि वो चूँकि भारतीय हैं इसलिए वो बड़े कोई स्पेशल हैं, और ये उनकी फ़िल्में दुनिया भर में देखी जाती हैं, अब अरब में देखी जाती हैं। आपको पता है कि अब तो वो हॉलीवुड में एंट्री ले रहे हैं, तो ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। ये जो फिल्में या ड्रामे होते हैं ना, ड्रामे तो उनके इतने कोई बहुत ज़्यादा नहीं मशहूर हो रहे, अब सीरीज़, वेब सीरीज़ या जो सीजन्स हैं वो उनके अच्छे बन रहे हैं। तो वो आपकी जो कल्चर है उसको भी बाहर लेकर जाता है, जो आपका रहन सहन है, किस हद तक आप अच्छे हैं, किस हद तक आप बुरे हैं। उनकी हर फिल्म में उनका कल्चर है, बेशक जितना मर्जी अमीर दिखा दें, वो नॉर्मली वो अपने ड्रेस के अंदर आपको नज़र आएंगे, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर ऐसा नहीं भी है, लेकिन उनके यहाँ ये डोमिनेटिंग एलिमेंट है कि वो अपना मज़हब और अपनी ये जो भारतीय आप कह लें कि उनकी जो सुपीरियरिटी वो समझते हैं उसको, वो हर जगह नज़र आएगी। मेरा देश महान, मेरा भारत महान टाइप की चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों की वजह से हमने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, ये बहुत बड़ा मसला है। सिद्दीक़ सालिक साहब की एक किताब थी, हमा यारा दोज़ख, उन्होंने 1971 अनफॉर्चुनेट जो एक इंसिडेंट हुआ उसके बाद वो कैदी रहे थे वहाँ पर, उन्होंने उसकी कुछ याददाश्तें शेयर की हैं, उसको भी पढ़िएगा, हमा यारा दोज़ख, आपको और भी नॉलेज मिलेगी। बाकायदा इनको वो फिल्में दिखाने की कोशिश करते थे जो एंटरटेनमेंट के नाम पर होती थी, वॉर प्रिजनर्स को वो फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी दिलजुई के लिए फ़िल्में लगाते थे, लेकिन उसके अंदर एक ख़ास एलिमेंट वो दिखाते थे उन्हें। बहरहाल, दूसरा जो एलिमेंट है कि भारत को हमने अपने ऊपर सवार कर लिया है, वो बड़े कोई अजीम है, वो तो जी चांद पर पहुंच गए। बाय द वे, अगर हम चांद पर पहुंच जाते ना, तो यहाँ मैं आपको लिख कर देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग कहते, लो अपने यहाँ लोग गुर्बत से मर रहे हैं, इनको चांद पर जाने की पड़ी हुई है। ये कहते, आप लोग कहते, मैं कहता, ठीक है। अब वो हमें चूंकि चांद तो नज़र आ गया, भारत चंद्रयान भी नज़र आ, बाय द वे उनको वहाँ उनकी वो माता की मूर्तियाँ भी मिलनी शुरू हो गई हैं चांद पर। अब इसको भी आप क्या कहेंगे इसको? अब आप जैसे हमें खरबूजा काटें तो उसके अंदर कुछ लिखा हुआ नज़र आता है, हम तस्वीरें शेयर कर देते हैं, उसी तरह उधर भी वही हाल है। बहरहाल जी, 150 करोड़, तकरीबन 1.5 अरब की आबादी है भारत की। अब अगर इसका 10% हिस्सा भी उनके चिल्ला कर मीडिया उनका जो झूठ बोल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ या उनके हक में कि हम कितने महान हैं, अगर उसका 10% भी उस पर यकीन कर लेता है ना, तो ये आपकी आबादी से ज़्यादा का बन जाता है, ठीक है। तो या चले आबादी से ज़्यादा का नहीं बनता, तब भी बहुत एक बड़ी तादाद बन जाती है, सिर्फ 10%। और बाकी क्या है उस पर अब आप खुद सोच लें कि वो क्या हैं और कहाँ हैं और रियलिटी क्या है। तो उनका ये जो न्यूज़ मीडिया है, या ये जो अब अगेन फिल्म की बात कर रहा हूँ, कि वो जो झूठ बोलते हैं, जो सच बोलते हैं, उसको यकीन करने वाले, मानने वाले बहुत हैं। और उसके वहाँ तो हैं ही हैं, उनके बाहर भी बहुत सारे लोग हैं। वो जी इंडिया ने फ़लानी गाड़ी बना ली, वो जी इंडिया ने ये बना लिया, इंडिया ने वो बना लिया। कहाँ है? आपको नज़र आया कभी? उनकी एक गाड़ी थी एम्बेसडर, बहुत अच्छी गाड़ी थी। उसके अलावा सुजुकी का ब्रांड है, मारुति जो उनकी चलती है वो सुजुकी का ब्रांड है।
अब आप देखें, पहले इंडिया, मैं आपको एक बताऊं, पहले इंडियन इंडस्ट्री वाकई अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट मार्केट में ला रही थी, लेकिन रीसेंट पास्ट में तो जैसे पाकिस्तान में आपको होंडा नज़र आएगी, आपको सुजुकी नज़र आएगी, आपको टोयोटा नज़र आएगी, उसी तरह से अब इंडिया में भी आपको वही ब्रांड्स नज़र आते हैं जो कि आपको पाकिस्तान में नज़र आते हैं, थोड़े सस्ते और बेहतर ऑप्शंस के साथ। ये ज़रूर है क्योंकि उनका जो रुपया है वो स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान से। इसके बाद जनाब तीसरा या चौथा जो भी कंटेंट आता है, ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जिस जगह पर अब इंडिया मौजूद है और जिस तरह से ईरान से उनकी दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन उस तरह का अब कंफर्ट लेवल नहीं है। चाह बाहर इन्होंने शुरू किया था CPEC की टक्कर पर, लेकिन वो फिर कैप्चर हो गया, चाइना ने उसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने ये G20 में एक काम किया है। इसको भी मैं आपको बताऊं, G20 में ये जो एक पट्टी एक शहरा, वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा जो शी जिनपिंग का बेसिकली विजन था, वो इन्होंने यूरोप के साथ कनेक्ट करना शुरू किया है इंडिया को। बहुत अच्छी बात है, ये वाकई एक अच्छा स्टेप है। लेकिन अब इसको अगर आप देखते हैं तो आप ये देखें कि चाइना किन ममालिक को कनेक्ट कर रहा है। चाइना उन ममालिक को कनेक्ट कर रहा है जो अफ्रीकी ममालिक हैं, अरब बीच में आता है, और ज़्यादातर ऐसे ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं हैं। जबकि दूसरी तरफ जो इंडिया ने ये जो अपना मंसूबा रोड का शुरू किया है, वो सारे तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं उनको लेकर चल रहा है, और कामयाब होगा यकीनन, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। अच्छा भी होगा उनके लिए, ये एक विजनरी फैसला भी नज़र आता है। लेकिन आप देखिए कि अल्टीमेट फ़ायदा किस तरफ ज़्यादा आता है। जिस वक्त अफ्रीका को आप अप्रोच करेंगे, अफ्रीका अभी तक इतना ज़्यादा डिस्कवर हुआ ही नहीं है, जबकि यूरोप बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो चुका हुआ है। तो जब अफ्रीका को आप डिस्कवर करेंगे जाकर, तो आपको शायद कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़ायदा मिलना शुरू हो। मेरा गुमान है, मेरा ख्याल है, गलत हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये भी एक बड़ा मंसूबा है, और आप अगर CPEC उसका एक हिस्सा हैं तो आप उस पर फ़ख्र करें। आपका ये बहुत आपके मसाइल को हल कर देगा ना। इससे आपको क्या फ़ायदा कि आप उसका हिस्सा बने, जी उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया। वही बात है कि हम चूँकि ज़हनी तौर पर मगलूब होने को प्रेफर कर चुके हैं, तो इस वजह से। और फिर ये कि कंटेंट पर मैंने पहले बात कर ली कि इस जगह पर ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, रशिया और चाइना और पाकिस्तान के साथ इंडिया जो है वो सींग लगा कर बैठा रहता है, और बाकी ममालिक के साथ उसका कंपैरेटिवली बेहतर ताल्लुकात हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह, वो 3 ममालिक आप देखें मुस्लिम ममालिक हैं। मुसलमानों का क्या हाल है भारत में, वो भी आपके सामने है। तो ये जो कहते हैं ना जी, गाय खाता है पाकिस्तानी मुसलमान, तो वो तो सऊदी अरब का मुसलमान भी खाता है, वो तो तुर्की का मुसलमान भी खाता है, वो तो ईरान का मुसलमान भी खाता है। तो ये गाय वाला मसला नहीं है सच। वो मसला ये है कि उनको पाकिस्तान से शुरू से ही कद है, उनको वो अखंड भारत, वो बरमला आजकल कहते हैं जी, हमें तो अखंड भारत का ख्वाब पूरा करना है। जो भारत 1947 से पहले था, उनको वही चाहिए, और वो उसी पर काम कर रहे हैं। ठीक है, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की के क्या इंटरेस्ट हैं इंडिया के साथ, वो टोटली बिजनेस इंटरेस्ट है। अगर हम इस काबिल होते, हम इतना खुशकिस्मत मुल्क थे कि दुनिया के 3 बड़े मुल्क हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। दुनिया की 2 बड़ी आबादियाँ, चाइना और भारत, वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। हम इनको कैप्चर कर सकते थे तिजारत करके किसी भी तरह से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूँकि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने ज़ाती फ़ायदे को मुल्की फ़ायदे पर फ़ौक़ियत देते हैं, इस वजह से वो लोगों के इंटरेस्ट पर काम करते रहते हैं। तो ये वजह बहुत ज़्यादा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर किसी भी तरह से उस मार्केट को हर्ट कर दिया जाए जो कि इंडिया इनको प्रोवाइड कर रहा है, सऊदी अरब को या ईरान को या तुर्की को, तो आप उनका इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। उनका कोई भाईबंदी का इंटरेस्ट नहीं है, उनका टोटल बिजनेस इंटरेस्ट है, विच इज़ फाइन। तो सारी दुनिया में इसी तरह से ही होता है। इसके बाद जनाब आपको बताएं तो धौंस भी बहुत चलती है भारत की। उसकी भी वजह यही है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बड़ा प्रेजेंट करने की कोशिश की हुई है नहीं। उनके इतने बड़े बड़े मसाइल हैं, उनके यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा अलहदगी की जो तहरीकें हैं वो भारत में चल रही हैं।
फिर अभी ये कनाडा और भारत का जो एक इशू है बहुत बड़ा नहीं है, मैं नहीं समझता, लेकिन इसके बावजूद वो भी एक इशू आपके सामने ही है कि जी कनाडा में वो एक सिख को कत्ल करवाया, उसमें भारतीय हुकूमत का नाम लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा भारत के अपने अंदर गुर्बत जो है, आपको आज हमें बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है हम बहुत गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन आपको भारत के अंदर मौजूद गुर्बत का शायद अभी उतना एहसास नहीं है। हमारे हालात मुश्किल हो गए हैं बाय पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट, इसको आप खुशफहमी कह लें, इसको आप जो भी कह लें, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे हालात आने वाले दिनों में। फिर जनाब झूठ बहुत बोलता है उनका मीडिया, वो लोग डंके की चोट पर झूठ बोलते हैं। दुनिया को पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन दुनिया की मजबूरी है, वही धौंस वाली बात है कि उनको मानना पड़ता है, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है। मार्केट को कोई भी खोना नहीं चाहता। मैंने एक दफ़ा पहले भी जिक्र किया था, मार्केट का तो ये हाल है कि इंडिया जो है उसकी और भारत और चाइना के कन्फ्लिक्ट हुए, थोड़ी बहुत लद्दाख के बॉर्डर पर झड़प हुई, सर पटोल हुई, कुछ शायद लोग मारे भी गए। उस दौर में एक सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा चाइना मुखालिफ उभरा, तो उसको किसी बिजनेसमैन ने कैश करने के लिए चाइना में क्रश चाइना की टी शर्ट छपवाई और इंडिया में बेचनी शुरू कर दी। आपको पता है मार्केट बहुत बड़ी है, सेंटिमेंट को यूज़ करना था, उन्होंने उसको किया, और जो भी साहब थे उन्होंने अच्छा खासा कमाया, क्योंकि लोगों ने धड़ाधड़ मेड इन चाइना, क्रश चाइना, इधर लिखा होता था मेड इन चाइना, इधर लिखा होता था क्रश चाइना, तो पैसे कमाने का मकसद था। तो ये दुनिया तो मटेरियलिस्टिक चल रही है। तो ये सारी रीज़न्स हैं। हम अभी भी इंडिया से कुछ चीज़ों पर हमें काम करने की ज़रूरत है। उनके यहाँ बेहतरी भी है, तालीम के शोबे में उनको मज़ीद बेहतरी आ रही है। पाकिस्तान में अगर हमें बेहतरी चाहिए तो ये कोई वो नहीं है अमीर की तालीम और गरीब की तालीम। तालीम आप सिर्फ अपनी मादरी ज़बान में कर दें, बस जो भी तालीम दे रहे हैं मादरी ज़बान में कर दें, ये इंग्लिश इज़म से बाहर आ जाएं, आप तरक्की कर लेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग, जीनियस लोग, वो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से नहीं पढ़ पाते। अगर आप उनको, मैं मादरी ज़बान की बात कर रहा हूँ, मुल्की ज़बान, उर्दू नहीं, सिंधी, पश्तून या पश्तो या पंजाबी या बलोच या गिलगित या कश्मीर, इनकी लोकल लैंग्वेजेस के अंदर आप इनका कोर्स कर दें तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है बात। बहरहाल जी, ये आज का टॉपिक था। मैं कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इंडिया चूँकि बड़ा है इसलिए वो बड़ा है, यानी हमने असल में उसको बड़ा मान लिया है, खित्ते के एतबार से बड़ा है, लेकिन बस उसकी छोटाई इसी से नाप लें कि इतना बड़ा मुल्क होकर वो छोटे से पाकिस्तान के साथ मत्था लगाकर बैठा हुआ है, और मुस्तकिल 1947 से उसके हवासों पर सवार है पाकिस्तान। तो ये हमारी कामयाबी भी है किसी हद तक। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मामूलाती गपशप ज़ीशान आदिल के साथ दोबारा हाज़िर होंगे एक और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बशर्ते ज़िंदगी सेहत, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए, आप सब लोग जहां मौजूद हैं। बहुत सी सलामती, खुशियां, आसानियां, कामयाबियां, बरकतें दोनों जहानों में आपके हम कदम रहें। फ़ी अमान अल्लाह।